कातिलों ने मिलकर एक ऐसा परफेक्ट मर्डर प्लान किया कि इस केस को कभी भी कोई भी सॉल्व ना कर सके, क्योंकि इस प्लान में किसी किस्म की कोई गुंजाइश, कोई क्लू नहीं छोड़ा गया था, जिसकी वजह से कातिल का कोई सुराग पता नहीं चल रहा था। कातिलों ने इस मर्डर प्लान को बहुत बारीकी से तरतीब दिया। फिर मिलकर इन्होंने एक जवान लड़की को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद घर गए और आराम से सो गए, मीठी नींद। तसल्ली इनको ये थी कि सबूत कोई छोड़ा नहीं, क्लू कोई है नहीं, तो पुलिस हमें कहां से पकड़ेगी, काम हो गया तमाम। बहुत दिन गुजर चुके, कातिल न पकड़े गए, खबर न बाहर आई। एक दिन तेज बारिश हुई। पुलिस बारिश की वजह से इस कत्ल के कातिलों तक पहुंच गई। असल में ये परफेक्ट मर्डर प्लान बारिश की वजह से फ्लॉप हुआ था। कत्ल होने वाली लड़की कौन थी और इसके कातिल कौन थे, बारिश इसमें कैसे मददगार साबित हुई, इस पर मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ आज ब्रीफिंग भी दूंगी, समझाऊंगी भी, और मुल्जिमान भी पकड़े गए। इंडिया का ये अफसोसनाक वाकया है। इंडिया का शहर है नोएडा, जहां पर ये वकुआ पेश आया। एरिया का नाम है सागरपुरा। एक फैमिली है, इस फैमिली के सरबराह हैं हर्षवर्धन चौहान। इनकी बीवी है जिसका नाम है ललिता चौहान। बच्चों के नाम सुन लीजिए। बेटा जो है वो बड़ा है, इस लड़के का नाम है मुनीश, और बेटी जो है वो छोटी है और इस लड़की का नाम है मुनीषा। ये फैमिली बहुत वेल सेटल्ड फैमिली है। पैसा खुला डुल्ला है, जायदाद लंबी चौड़ी है, बिजनेस लंबा चौड़ा है। अब पैसा जिस घर में होता है, बिजनेस होता है, लैंडलॉर्ड होते हैं, वहां पर प्रॉब्लम किसी किस्म की नहीं होती। अब ये जो बेटा है ये अपनी माँ से बहुत ज्यादा अटैच है। माँ के साथ खाना पीना, उठना बैठना, और अपने बाप से जरा अवॉइड करता है, उनसे डरता है। बेटी की बात कर ले तो बेटी जो है वो अपने बाप की लाडो रानी है, लाडली है, और अपने बाप से बहुत अटैच है, और अपनी माँ से उसका थोड़ा सा फासला है, कुदरती तौर पे ऐसे है। बेटी जो है वो अपने बाप से बेतहाशा मोहब्बत करती है, सब बच्चियां करती हैं, लेकिन इस बच्ची का आलम यह है कि ये लड़की, इसने अपने हाथ पर अपने अब्बू के नाम का टैटू बनाया हुआ है। इसको भूतने अच्छे लगते हैं। कुदरती तौर पर इसके वालिद की, हर्षवर्धन की, मौत वाक़या हो जाती है। घर में है अब बीवी और 2 बच्चे, जो तमाम बहुत परेशान हैं, सदमे से निढाल हैं, रो रहे हैं। लेकिन अगर इन तीनों के दुख को और बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए तो जो बेटी है वो बहुत ज्यादा अपसेट है। ना खाना, ना पीना, ना बैठना, ना उठना, ना सोना, सिर्फ आहो बका और रोना धोना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये अपने वालिद से बहुत ज्यादा अटैच थी। हर्षवर्धन की जब मौत वाक़या हुई तो उस टाइम बेटे की उम्र जो थी वो 24 साल थी, यानी मुनीश की, और जो मुनीषा थी इनकी बेटी, इसकी उम्र उस टाइम 17 इयर्स ओल्ड थी, 17 साल। वफात के बाद इनका वकील आता है, और ये वकील जो है वो इनका फैमिली लॉयर है। इनके घर आता है और आकर कहता है कि मैं विल लेकर आया हूँ। मरने से पहले साहब हर्षवर्धन पूरी जायदाद की तकसीम अपनी मर्जी से अपने होशो हवास में कर गए थे, और मेरे पास ये विल रखवा दी थी। शायद आप लोगों को इन्होंने कुछ नहीं बताया। फैमिली कहती है जी बिल्कुल, हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। फैमिली कहती है बताओ इस विल में क्या लिखा है। वकील साहब बताते हैं जायदाद के 3 हिस्से किए गए हैं। एक हिस्सा बीवी के लिए है, दूसरा हिस्सा बेटे के लिए है, और तीसरा हिस्सा इनकी लाडली बेटी के लिए है। वालिदा ये सारी बात सुन रही है और बेटा भी सुन रहा है, लेकिन हैरानगी से सुन रहे हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। ये जायदाद तो हकदार इसकी मैं हूँ और मेरा बेटा है, ये मुनीषा कहाँ से हकदार आ गई। हमारे माशरे में मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट ये है कि बेटी को ये कहा जाता है कि इसने हिस्सा लेकर क्या करना है, इसको हिस्सा नहीं देना। अमूमी तौर पर ऐसा होता है। माँ मुनीषा को पास बिठाती है और कहती है बेटा हौसला करो, जो होना था वो हो गया, अब तुम्हारी शादी करेंगे, आप अपने शौहर के घर चली जाओगी, आप अपना हिस्सा अपने भाई को बेटा दे दो। यही बात दुरुस्त है और शुरू से ऐसा होता आया है। आपके शौहर को जो हिस्सा मिलेगा वो आपका होगा। अगर बेटा आपका शौहर लालची हुआ तो ये जायदाद तो बेटा जाएगी, आपकी जान भी जाएगी। ऐसा ही हमारे माशरे में होता है। बेटी कहती है नहीं अम्मी, मेरे अब्बू ने मुझे दिया, मैं नहीं दूंगी, ये मेरा कानूनी हक है, मैं नहीं दूंगी। भाई बहुत समझाता है, मुनीषा नहीं मानती। खूब झगड़ा इनके घर में होता है, मगर बात किसी एक तरफ नहीं लगती। अब बेटा चूंकि जवान भी है और बड़ा भी है, बिजनेस, प्रॉपर्टी, बाहर के मामला तमाम बेटा खुद संभालता है। प्रॉपर्टी, किराए, बिजनेस, प्रॉफिट, जो कुछ भी आता है, जो मुनीषा का हिस्सा बनता है, वो उसके बैंक में ट्रांजैक्शन हर महीने कर दी जाती है। मुनीष की शादी होती है शिखा नामी लड़की के साथ, जो कि बड़ी पढ़ाई चलाक होशियार आई है। शादी के बाद इनके घर में भी प्रॉपर्टी के मसाइल जो पड़े हुए हैं उस बारे में शिखा को पता चलता है, जो कि इन मसाइल और झगड़ों का खूब फायदा उठाती है, चूंकि चालाक होशियार है। खूब काम करती है अपने शौहर के और अपनी सास के कि अभी तो मुनीषा की उम्र छोटी है, अभी तो शायद इसका बंदोबस्त हो जाए, आगे जाके बंदोबस्त नहीं होगा, टाइम के साथ साथ ये बड़ी होगी, चालाक होगी, काबू नहीं आएगी, करोड़ों की जायदाद है,
हम कैसे अपनी प्रॉपर्टी बाहर जाने दें। मिलकर तीनों एक प्लान बनाते हैं, जहर की गोलियां लाते हैं, खाने में मिक्स करते हैं, मुनीषा को खिलाते हैं। मुनीषा खाना खाते ही लंबी नींद सो जाती है, यानी उसकी मौत हो जाती है। इस मौत के बाद लाश को एक ब्रीफ केस में डाला जाता है। इस ब्रीफ केस को गाड़ी में रखा जाता है। भाई, भाभी और माँ तीनों जाते हैं शहर से कुछ दूर एक कचरा कुंडी पर। ब्रीफ केस फेंकते हैं, पेट्रोल छिड़कते हैं, तीली फेंकते हैं, आग भड़कती है, आग लगाते हैं और वापस घर आके सो जाते हैं। गाड़ी में ये बातें करते हैं कि अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा, सब राख हो गया, सब राख हो गया। कुछ देर के बाद अल्लाह ताला की कुदरत, बारिश शुरू हो जाती है। शदीद बारिश है, उसी गांव में बारिश हो रही है। वो आग जो भड़का के ये आए वो ठंडी पड़ गई, आग बुझ गई और फिर उस डेड बॉडी के बारे में बातें खुली। 2 दिन के बाद जमादार कॉल करता है पुलिस को कि सर यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है कचरे में, आप आ जाइए। पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है, आकर देखती है लाश को, तो लाश का कुछ हिस्सा तो जला हुआ है, मगर ज्यादातर लाश जो है वो बची हुई है। बची से मुराद है ये जली नहीं है, चेहरा बड़ा क्लियर है, आप शनाख्त कर सकते हैं। शनाख्त करके इसकी फैमिली तक पुलिस पहुंच जाती है और बताती है कि आपकी बेटी की लाश पड़ी हुई है कचरा कुंडी में। अब फैमिली में कौन है? भाई है, माँ है और भाभी है। वो हैरान हो रहे हैं अंदर ही अंदर के हम तो राख बना के आए थे, ये क्या चक्कर है। पुलिस पूछती है भाई बताएं कोई क्लू, चक्कर क्या है। 2 दिन से हमारी बेटी घर से गायब थी, हमने बहुत कोशिश की ढूंढने की, हमें नहीं मिली, बहुत अता पता किया, हमें कुछ पता नहीं चला, और अब आप बता रही हैं कि लाश मिली है, इसके अलावा आप कुछ नहीं जानते, चक्कर क्या है, आप ही बताइए ट्रेस करके के मामला क्या है। पुलिस कहती है कि 2 दिन से आपकी बेटी घर नहीं आई, आपने कोई FIR, कोई गुमशुदगी की रपट दर्ज करवाई? जवाब, हम अपने तौर पर पता करते रहे, हमने इनसे पूछा, उनसे पूछा, अभी हम करवाने ही वाले थे। आंखें, जबान, होंठ और बॉडी लैंग्वेज, हाथ मैच नहीं कर पा रहे थे। चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि ये लोग मशकूक हैं। और फिर सामने खड़ा हुआ वह बंदा बावर्दी था, पुलिस वाला था। उसको शक हुआ कि नहीं मामला कुछ और है, ये झूठ बोल रहे हैं। इनको कहते हैं कि थाने आ जाएं। थाने आके अपने टेक्निकल अंदाज में जब पूछताछ शुरू की तो ये लोग ब्रेक हुए। जब ये ब्रेक हुए तो इन्होंने फिर बताया कि हम लैंडलॉर्ड हैं, हर्षवर्धन अपनी जायदाद के 3 हिस्से करके गया था, एक बेटे का, एक मेरा और एक मेरी बेटी का। हम बेटी को हिस्सा नहीं देना चाहते थे, उसको बहुत समझाया, वो ना मानी, तो उसको फिर जहर देके मार दिया। लाश ब्रीफकेस में डाली, ब्रीफकेस गाड़ी में डाला, कचरा कुंडी फेंका, पेट्रोल छिड़का, आग लगाई और इस तसल्ली के साथ वापस आए कि सब राख हो गया, अब कौन पकड़ेगा हमें। हमें तो इस बात का इल्म नहीं था कि हम फिर भी पकड़े जाएंगे। बारिश हुई तो ये प्लान जो है वो ओपन हुआ, फ्लॉप हुआ बल्कि, और ये केस ट्रेस हुआ। अगर बारिश ना होती तो शायद ये केस ट्रेस ना होता और बात ना खुलती। ये कुदरत खुदा की है। ये वकूआ सिर्फ यहाँ तक है। हर कत्ल की कहानी में हर मुलजिम को ऐसा लगता है कि मैं तमाम शवाहिद मिटा कर आया हूँ और अब कुछ नहीं होगा, जबकि हर मर्डर केस में कोई ना कोई बात निकल ही आती है जिससे कातिल तक पुलिस पहुंचती है। जैसे इसमें बारिश सबब बनी इस केस को ट्रेस करने में। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि बहन भाई में जायदाद के मसले मसाइल तो हम सुनते ही आ रहे हैं, और हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि बाप ही जायदाद नहीं देना चाहता, वो बेटे को देता है। लेकिन मैं ऐसा जिंदगी में दूसरी मर्तबा सुन रही हूँ कि माँ कहती है जी रिश्ता हिस्सा नहीं देना और माँ ही मिलके मार रही है। ये मैंने दूसरा केस शायद अपने करियर में सुना जो कि ज्यादती है।